नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है उग्रवाद के उदय के कारण, उग्रवादी आंदोलन के चरण या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का द्वितीय काल, जिसका समय 1905 से 1919 के मध्य रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए और तरुण दल का उदय हो रहा है, जो तत्कालीन परिस्थितियों से या तत्कालीन आदर्शों से संतुष्ट नहीं था। ये तरुण लोग चाहते थे कि कांग्रेस का अब उद्देश्य परिवर्तित होना चाहिए और वो स्वराज्य हो, ताकि लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का वातावरण तैयार हो। इसी कारण से कांग्रेस विचारधारा में एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस अपनी नई विचारधारा की ओर आकृष्ट होती है। इस नई विचारधारा या उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे, उन सभी परिस्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसके उदय के कारण या उन परिस्थितियों की। पहला कारण ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति। इस समय ब्रिटेन के अंदर अनुदार दल की सरकार थी। अनुदार दल किसी भी परिस्थिति में भारत को कोई विशेष अधिकार देने की मंशा नहीं रखता था, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो या कांग्रेस की मांग हो। वह हमेशा कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की जाती। भारतीयों में जाति विभेद की नीति को विकसित करने का भाव उत्पन्न करने के कार्य उनके द्वारा किए जाते। सैनिक व असैनिक सरकारी पदों में विभेद किया जाता, चाहे वो वेतन होता या कोई अन्य लाभ क्यों न हो। आयात निर्यात की नीति भी भेदभावपूर्ण होती। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनियों को लाभ पहुंचाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नीतियों का संपादन किया जाता। भारतीय औद्योगिकरण के उदारीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां उसकी करनी और कथनी में अंतर दृष्टिगोचर कराती हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की विचारधारा, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होने लग जाता है। दूसरा कारण कांग्रेस की मांग की उपेक्षा। कांग्रेस लगातार अपने उदारवादी स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र, मांग पत्रों के माध्यम से अपने लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। उनके प्रयासों से ऐसा लग रहा था कि 1892 का अधिनियम पारित हुआ, लेकिन वो हमारी मांगों के अनुरूप नहीं था। 1892 के अधिनियम में कुछ कमियां दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे निर्वाचन के सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया गया, निर्वाचन की संख्या कम रखी गई, मताधिकार वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, बजट पर विधान परिषद का नियंत्रण नहीं था, सदस्यों को बजट में मतदान करने अथवा संशोधन में उपस्थित होने का भी अधिकार नहीं था, सदस्य पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। इन सभी परिस्थितियों में कहने मात्र को सुधारों की घोषणा की गई, लेकिन वो एक दिखावा मात्र थे। भारतीयों को शासन व्यवस्था में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था और इन कारणों से कांग्रेस विचारधारा में एक नए वर्ग का उत्कर्ष या उदय होने लगा। तीसरा कारण था प्राकृतिक प्रकोप। जैसा आप सभी जानते हैं, 20वीं सदी का प्रारंभिक काल प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष माना जा सकता है। देश में अनेकों तरह की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो रही थीं। ब्रिटिश सरकार की नीति सहानुभूति नीति के स्थान पर दमनपूर्ण नीति थी। अकाल और प्लेग में जहां जनता का एक और बुरा हाल था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनता पर कठोर अत्याचार किए जा रहे थे। बम्बई और पूना में प्लेग महामारी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमनपूर्ण नीति का आचरण किया जाता। लोगों के घर में घुसकर लोगों को घर से जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास किया जाता।
परिणाम स्वरूप लोगों में असंतोष बढ़ता गया। दामोदर चापेकर ने इसी समय एक प्लेग अधिकारी रेड जिसका नाम था उसकी हत्या कर दी। अत्याचार या अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए कार्य का उन्हें दंड दिया गया, उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थीं। तिलक ने अपने अखबार केसरी में सरकारी नीतियों की कटु आलोचना की और इस तरह धीरे धीरे भारतीय लोगों का अंग्रेजी न्यायप्रियता पे से विश्वास उठने लगा। वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध या ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने लग गए। इन्हीं अवस्थाओं में हमें एक अगला कारण देखना है या बात करनी है, वो है आर्थिक असंतोष की। ब्रिटिश नीतियां जैसे प्रारंभिक काल से हम देखें तो केवल मात्र ब्रिटिश लाभ अर्जित करने की हुआ करती थी। परिणाम जिसका सीधा दिखाई देता है, भारतीय समाज में निर्धनता और असंतोष तीव्र रूप से विकसित हो रहा है। निर्धनता और आर्थिक असंतोष हमेशा क्रांति को जन्म देता है। 19वीं सदी के अंत में भारत में चारों तरफ यही माहौल बना हुआ था। ब्रिटिश सरकार की स्वयं को लाभ पहुंचाने की नीति हो या भारतीय कच्चे माल की नीति हो, कृषि व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन हो, लघु उद्योग धंधों या कुटीर उद्योग धंधों की प्रति उनकी नीति हो, ये केवल मात्र दो ही दृष्टिकोण ध्यान में रखकर या दो ही कार्य संपाद को ध्यान में रखकर संपादित की जाती। पहला, अधिक से अधिक ब्रिटिश सरकार को लाभ हो, उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, भारतीयों पर उसका चाहे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव क्यों न पड़े। अंग्रेज सरकार की ये धन लूटो नीति ने भारतीयों के मन में असंतोष उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। विवशो जनता ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होने लगी। अगले कारण की हम बात करते हैं, वो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। 19वीं सदी की आप पुनर्जागरण घटना को अच्छी तरह जानते हैं। इस समय समाज में नव चेतना, नव विकास के कार्य संपादित हुए। सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर कई समाज या धर्म सुधार प्रवर्तकों ने समाज और धर्म में फैली बुराइयों, कुरीतियों, कठोरताओं को समाप्त किया, जिनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसी महान विचारक सम्मिलित थे। इनके संयुक्त प्रयासों से समाज में उत्पन्न सभी विभेद समाप्त होने लगे, समाज संगठित होने लगा, जिसका सीधा परिणाम इन भारतीय लोगों में सांस्कृतिक गौरव की भावनाएं उत्पन्न होने लगी और इस तरह धर्म सुधार जागरण कार्यक्रम ने हमारे मन में एक गौरवपूर्ण परंपराएं स्थापित कर दी, जिससे हम संगठित होकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने लगे और इन परिस्थितियों में हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होकर संगठित कार्य करने की नीतियां संपादित की। इसी समय भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति भारतीयों में असंतोष उत्पन्न करने में आग में घी डालने का काम करती है। उसकी सबसे पहली नीति थी केंद्रीकरण की नीति, जिसमें वो केंद्रीय स्तर पर ब्रिटिश राज या ब्रिटिश शक्ति को मजबूत और संगठित करना चाहता था। दूसरा उसके द्वारा कार्य किया गया 1899 में, और वो था कलकत्ता निगम अधिनियम, जिसमें उसने निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी। उसका सीधा सीधा कारण था ब्रिटिश सरकार की शक्ति को बढ़ाना। इसी तरह भारतीय शिक्षा पर नियंत्रित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 पारित किया गया। शिक्षा
सरकारी नियंत्रण में हो, भारतीयों को उच्च शिक्षा के कम से कम अवसर हो, इस सभी बातों को ध्यान रखकर या इन सभी बातों को इस अधिनियम में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए सीनेट सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। कॉलेजों को मान्यता देने के कठोर नियम बना दिए गए। प्राध्यापकों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण में आ गई। इस तरह कर्जन के द्वारा भारतीय शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य संपादित किया गया। इसी तरह उसने इस समय 1904 में एक अधिनियम पारित किया और वो अधिनियम था गोपनीय विषयों से संबंधित अधिनियम। समाचार पत्र में सरकार की आलोचना करना, देशपूर्ण भावना उत्पन्न करना जैसे कार्य दंडनीय अपराध घोषित कर दिए गए। इस तरह से सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से या अपनी नीतियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगी। सैनिक खर्च। लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन और अफ्रीका में सैनिक दल भेजे, जिसका सीधा सीधा संपर्क ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा या कठोरता प्रदान करना था। लेकिन इनका सभी व्यय भारतीय जनमानस भारतीय राज्य को देना पड़ा। ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक व्यय के रूप में अपार धन संपदा व्यय की गई। इन सभी परिस्थितियों के या इन सभी कारणों से लोगों में असंतोष, आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना कर्जन के द्वारा राष्ट्रीयता को समाप्त करने के लिए की गई और वो थी बंगाल का विभाजन। कहने को या दिखाने को यह कार्य प्रशासनिक नियंत्रण के लिए किया गया, लेकिन आंतरिक रूप से सीधा सीधा इसका कारण था भारतीय राष्ट्रीयता के वेग को रोक देना। इस तरह ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए गए भारतीय जनमानस के अनुरूप नहीं थे, उनके द्वारा की जा रही मांगों के अनुरूप नहीं थे और उसी परिस्थितियों ने हमारी विचारधारा में परिवर्तन कर दिया, हमें एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और वो नई या तरुण दिशा में जब कांग्रेस बढ़ी तो कांग्रेस में उग्रवाद का जन्म होता है। अब हम बात करते हैं उग्रवाद और उदारवाद के अंतर। कांग्रेस का इससे पूर्ववर्ती काल उदारवादी काल कहलाता था। वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन आया और उस विचारधारा परिवर्तन के कारण उग्रवादी विचारधारा स्थापित हो गई, जिसमें लाल बाल पाल का महत्वपूर्ण स्थान था। कांग्रेस की इन दोनों विचारधाराओं में मुख्य अंतर क्या था? पहला था उदारवादी कांग्रेस को एक कुलीन संस्था बनाना चाहते थे, उग्रवादी कांग्रेस को एक व्यापक संस्था का रूप देना चाहते थे। दूसरा, उदारवादी कांग्रेस की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जब उसके साथ स्थायी संबंध रखना चाहते थे। उग्रवादी अंग्रेजों को महानता और न्यायप्रियता में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उदारवादी मामूली सी मांगों से ही संतुष्ट हो जाते थे, प्रशासन में सुधार चाहते थे, लेकिन उग्रवादियों का दृष्टिकोण व्यापक था। तिलक के शब्दों में, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। उदारवादी शांति प्रिय थे, उनके मुख्य शस्त्र निवेदन और मांग थी। उग्रवादियों का कहना था कि मांगने से स्वराज्य प्राप्त नहीं होता, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के ये प्रमुख अंतर हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद।